अब दोस्तों इश्यूज है सेल्फ रिडेवलपमेंट पर सबसे पहले हाईलाइट करेंगे इस पर लीगल रेमेडीज क्या है, इस पर स्टेज क्या है सेल्फ रिडेवलपमेंट का। रिडेवलपमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेल्फ रिडेवलपमेंट में स्वयं विकास, आपके पास पावर रहेगी, सोसाइटी के पास अधिकार रहेंगे, आप कभी भी यूज कर सकते हो। रिडेवलपमेंट में बिल्डर को आप दे सौंप दो, फर्क ये है मोटा मोटा। पार्था सर, सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इनको भी जाना है कि रीडेवलपमेंट में आप अपने हाथ, अपने राइट्स, पावर जो है कि आप सब सोसाइटी के किसको देंगे, बिल्डर को दे दोगे राइट्स। और सेल्फ रिडेवलपमेंट में आपके पावर आपके पास रहेगी, आपके जो राइट्स है, आपका प्रपोजल जब बीएमसी में जाएगा तो आपके नाम से आईओडीसीसी मिलेगी, बिल्डर विकासक के नाम से नहीं मिलेगी। सब प्रपोजल आपके कब भी आप वो कर सकते हो, बस एक ही क्लॉज रहता है उसमें टर्मिनेंस का। और वो बिल्डर 3 साल में करे, 6 और 1 साल में फंस गए, एक बार फंस गए तो फिर वो आपको झेलना है। तो वो झेलने पे मतलब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि रीडेवलपमेंट में अनसक्सेस है, बहुत अच्छे डेवलपर है, बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो आपकी किस्मत है किससे टकराते हो, बात वो है। तो क्यों ना अपन सेल्फ रिडेवलपमेंट को समझ लें, सेल्फ रिडेवलपमेंट में क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे जा सकते हैं। आपको एग्जांपल चाहिए तो सर मैंने अभी एग्जांपल बनाया, मैं इसको बहुत शानदार वीडियो बनाने वाला हूँ, वो देखिए, उन लोगों से मिले, फिजिबिलिटी समझे, आर्किटेक्ट को अपॉइंट करें, प्रोफेशनल को, उन्होंने भी प्रोफेशनल को लिया सर। सेल्फ रिडेवलपमेंट में सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट लिया। सर आपको मैं बताऊं, मैंने प्रोजेक्ट देखा है, जो दरवाजे बिल्डर आपको 5-7 हजार वाले लगा के देता, वो 15,000 में मार्केट के हाई प्रोफाइल दरवाजे हैं। उन्होंने वेंडर को बुलाया और उसी साइट पे काम करा रहे हो, कोंकण से बुलाया कोई बिल्डर को दरवाजे का, और जो दरवाजा बड़े बिल्डर लगाते हैं वो 12,000 में वो ले उस वेंडर से ले रहे हैं। सर वॉल देखेंगे उनकी, क्योंकि सर घर खुद बनाएंगे अपन तो खुद ध्यान रखेंगे, तो वही फर्क है दोनों में। तो अभी उनकी ओसीबी, तो वो भी एग्जांपल बताएंगे आपको। अब आगे के लिए प्रोसेस के लिए सेल्फ रिडेवलपमेंट किस तरह से आप जा सकते हो, उसके बारे में मैं चाहूंगा पार्था सर प्लीज। जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि सोसाइटी लैंड खरीद के, सोसाइटी बना के लैंड खरीद के डेवलप करते थे 50-60 साल पहले, वो सेम चीज अभी वापस रिपीट हो रहा है। जैसे अभी 60s और 70s का फैशन रिपीट हो रहा है हमारे कपड़ों के फैशन में, उसी हिसाब से रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट में भी सिमिलर फैशन वापस रिपीट हो रहा है। एक बार रिपीट किस तरफ से हो रहा है, पहले लैंड वेकेंट था और उसके ऊपर बनाते थे, डेवलपमेंट था। अभी फर्क इतना है कि वो रीडेवलपमेंट है, उतना ही फर्क है, बट प्रोसीजरली आप देखोगे तो सिमिलर है एकदम। सोसाइटी बनी हुई है, लैंड अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना है और नया सोसाइटी बनाना है। पहले भी क्या करते थे लोग, कोई गवर्नमेंट कंपनीज में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर में या फिर बैंक्स में काम करते थे, वो लोग इकट्ठा होते थे और लैंड खरीदते थे, सोसाइटी बनाते थे, लैंड खरीदते थे, और वो लैंड के ऊपर किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके डेवलपमेंट होता था, बीएमसी से परमिशन लेके डेवलपमेंट होता था। सेल्फ रिडेवलपमेंट भी वही है। देयर इज नॉट एट ऑल एनी डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट थ्रू अ डेवलपर एंड सेल्फ डेवलपमेंट। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो अंतर दोनों में है, अंतर कुछ भी नहीं है। ओनली डिफरेंसेस, देयर आर 2 मेजर डिफरेंसेस। वन इज आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसी के साथ में एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको कोई ऐसा डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाना नहीं है कोई डेवलपर के साथ में, फर्स्ट। और सेकंड जो है, जो बेनिफिट्स सेल्फ रिडेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, धीरे धीरे एक एक करके, जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि सब्सिडी वाला शायद ये मंथ एंड तक आ जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई चीज जैसे वन विंडो क्लियरेंस था, वो आज के दिन में हो चुका है, 1 विंडो क्लियरेंस है। जैसे आपका सब्सिडी वाला लोन जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देने वाली थी, वो भी लागू हो चुका है। बीच में आरबीआई का कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, उसको भी निकाल दिया गया लास्ट 1 साल पहले। तो अभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आपको लोन भी दे रहा है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से आपको लोन भी मिल जाएगा। दूसरा, तीसरा, जो सब्सिडी की उम्मीद थी वो भी शायद अभी हो जाएगी। जो प्रीमियम्स में रिडक्शन था जो सेल्फ रिडेवलपमेंट में, और 10% एक्स्ट्रा जो एडिशनल एरिया का, जो ये दोनों मुद्दे हैं, शायद वो अभी एड्रेस नहीं है। इलेक्शन का माहौल है तो शायद उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी हो जाए। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ वेदर रीडेवलपमेंट और सेल्फ रिडेवलपमेंट, अंतर इतना ही है कि हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट में बिल्डर को अपॉइंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्डर के हम लोग वो डिक्टेशन में हम लोग रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। ऑल दिस, ऑल सेड एंड डन,
बट वेदर सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाने से ये सब तकलीफें दूर हो जाएगी क्या? दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेदर हाउ सक्सेसफुली यू विल बी एबल टू कंप्लीट सेल्फ रीडेवलपमेंट. अगर इतना ही आसान होता तो बॉम्बे में आज के दिन में 50% से ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट हुआ होता. आई एम नॉट बीटिंग अराउंड द बुश. लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल. आई विल गिव यू द पॉजिटिव्स आल्सो, बट दीस आर नॉट नेगेटिव्स, दीस आर चैलेंजेस. इसको आप चैलेंज करके एक एक चैलेंज को कैसा हटा सकते हैं ऐसे हमको देखना है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेल्फ रीडेवलपमेंट अच्छा नहीं है, बट नॉट टू गो टू मच इनटू इट कि ऐसा इतना हम लोग को लगना नहीं चाहिए कि सेल्फ डेवलपमेंट में आज डिसाइड करेंगे तो परसों से काम शुरू हो जाएगा. वैसा नहीं है. जो भी काम बिल्डर करते हैं रीडेवलपमेंट में, वो सभी काम आज के दिन में सोसाइटी को करना पड़ेगा. सो सभी चीजें परमिशन से लेकर प्लान अप्रूवल से लेकर कोऑर्डिनेशन विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन विद द कॉन्ट्रैक्टर, फिर आर्किटेक्ट, फिर उसका इंजीनियर का कोऑर्डिनेशन, फिर उसका लीगल कंसल्टेंट रहेगा. एवरीथिंग द सोसाइटी हैज टू डू. सो ये ताकत सोसाइटी में सबसे पहले होने चाहिए. अभी सर बोल रहे थे एनओसी देने के लिए इतना प्रॉब्लम कर रहा है. अगर सोसाइटी तो सेल्फ डेवलपमेंट में जाने के लिए कितना कर सकता है प्रॉब्लम. बिकॉज एकजुट होना है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पहले जो 100% कंसेंट जो डिस्ट्रिक्ट बैंक मांगते थे कि आप सबका कंसेंट लेके, अभी थोड़ा घटाया उन्होंने, 75% किया है. बट विल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम? इट मे नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज जब तक 100% लोग खाली नहीं करते हैं बिल्डिंग, तब तक आप डिमोलिश नहीं कर सकते. और 100% लोग खाली करने के लिए एकजुट होना चाहिए लोगों को. तो इट मे सीम वेरी रोजी एंड इट इज गुड. जैसा अभी सुनील जी ने बताया 49-49% मिला है. शायद बिल्डर के पास जाते तो 20% 25% मिलता था. सब लोग कर सकते हैं क्या? वेदर ईच एंड एवरी सोसाइटी कैन गो फॉर सेल्फ डेवलपमेंट? द आंसर मे बी नो. अगर 20 लोग है, 25 लोग है, 30 लोग है, तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, ज्यादा माइंड्स काम नहीं कर रहा है. 30 घर के अंदर 4 लोग है तो 120 माइंड काम कर रहा है. बट अगर आप देखोगे 150-200 मेंबर्स की सोसाइटी है, वहां पे कितने सारे माइंड्स काम करते हैं, कितने सारे अलग अलग विचार के लोग हैं, और उन सब लोगों को एकजुट लेके आना पड़ेगा. एंड एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेडेस्टल. ऐसा नहीं है कि कोई 1-2-3 आदमी लोग भी अलग सोचते हैं तो इट मे नॉट, देन समवेयर इट विल बी स्टक. तो इसके हर अच्छा चीज पाने के लिए वी मे हैव टू फाइट, वी हैव टू फेस द चैलेंजेस. सेल्फ रिडेवलपमेंट इज रियली गुड. हम लोग भी ऐसे किताब लिखते हैं तो बिना मतलब का नहीं लिखते हैं. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपका सक्सेसफुली उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है आपको मालूम पड़ जाएगा. 17 ये प्रोसीजर्स के ऊपर हम हर समय बात करते हैं कि अगर कंपलसरी है या मैंडेटरी है या सिर्फ गाइडलाइंस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या रीडेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है क्या? सो ऑल दोस थिंग्स विल ऑलवेज रिमेन. सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी आपको शायद 17 के जैसे प्रोसीजर्स फॉलो करना अच्छा रहेगा. दो इट इज द कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट इट इज नॉट कंपलसरी, बट ऑन द अदर हैंड कोई भी कोर्ट ने ये भी नहीं बोला है कि अब 17 फॉलो मत करो. सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर जाके आया है. सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द सोसाइटी टू फॉलो 17, बट सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट टोल्ड दैट डोंट फॉलो 17. किधर भी नहीं कहा गया है. 17 इज अ पार्ट ऑफ एमसीएस एक्ट. 17 कुछ नहीं है. 17 सेक्शन है, एमसीएस एक्ट का एक सेक्शन है जिसमें रजिस्टरिंग अथॉरिटी को एडिशनल एक पावर्स दिया है सर्कुलर वगैरह इश्यू करने का. उस पावर को यूज करके रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने गाइडलाइंस दिया है हमको. तो इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक. सुप्रीम कोर्ट तक जाके आया है. अगेन आई एम रिएटरेटिंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड अगर नहीं फॉलो करोगे, सक्सेसफुली आपका रीडेवलपमेंट हो रहा है तो कोई गुंजाइश नहीं है. नोबडी विल कम एंड एनफोर्स दैट 17 ऑन यू. बट अगर आप फॉलो करते हैं तो मोर और ऑफन देन नॉट वी हैव सीन दैट सक्सेसफुली सोसाइटीज ने अपना रीडेवलपमेंट कंप्लीट किया है. तो 17 एटलीस्ट उसके जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक स्पिरिट जो है 17 का, वो एटलीस्ट फॉलो करिए. एटलीस्ट 2 मीटिंग्स जो है आपका, जो पीएमसी अपॉइंटमेंट वाला मीटिंग और जो आपका बिल्डर अपॉइंटमेंट वाला मीटिंग में अब मैक्सिमम लोगों को वहां पे जो 2/3 का एग्जिस्ट जो कोरम बताया गया है, वो 2/3 का एटलीस्ट कोरम वहां पे इंश्योर करिए कि वो एटलीस्ट ये 2 मीटिंग में रहे. बिकॉज ये मेजर मीटिंग्स है, ये डिसीजन लेने वाले मीटिंग्स है. अगर आप नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से पास करते हो तो आपको मालूम है कि पीछे
बाकी के जो 30-40% लोग हैं कहीं ना कहीं डिसग्रंटल्ड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आगे जाकर। तो एटलीस्ट ये 2 मीटिंग्स में आप इंश्योर करिए कि 2/3 मेजोरिटी एटलीस्ट लोग प्रेजेंट है। देखिए अंदर डिस्कशन होगा, मतभेद होगा, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे, इंश्योर करिए दोनों का। एंड टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिडेवलपमेंट, जैसे अभी सर्कुलर तो 2019 से पेंडिंग है, पूरा सर्कुलर जो आया था, जीआर जो आया था, अभी तक वो इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट पूरी तरीके से हुआ नहीं है। वी आर ऑल्सो अवेटिंग कि वो जल्द से जल्द हो जाए। बट अगर सोसाइटीज को अगर लगता है भाई, जैसा शर्मा जी ने बताया कि बैंक फंडिंग के बिना भी सेल्फ रिडेवलपमेंट हो सकता है, एंड बैंक के बिना सेल्फ रिडेवलपमेंट करना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है। बैंक के सपोर्ट के बिना सेल्फ रिडेवलपमेंट करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि बैंक अगर आपको रिडेवलपमेंट में देते हैं, अभी फॉर एग्जांपल कोई हम लोग XYZ बैंक लेते हैं, तो उसके प्रोसीजर के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। जो भी वो हमारे ऊपर टर्म्स कंडीशंस डालेंगे उसको पूरी तरह हमको 100% फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो लैंड का मामला है, जो मॉर्गेज का लैंड का मामला है, वो बोल रहे हैं कि 3 साल का मॉरेटोरियम है। बहुत बढ़िया, अच्छा चीज है, उसको यूज करना चाहिए। अगर 3 इयर्स का मॉरेटोरियम आपका एप्लीकेशन जाने के बाद में लोन सैंक्शन हो जाता है, तब तक एवरीथिंग इज गुड। डिसबर्सल के टाइम पे इफ यू आर एबल टू उनके जो भी टर्म्स कंडीशंस है उसको पूरा कंप्लाई कर पाते हो और लोन डिसबर्स हो जाता है आपका, देन आपका एक्चुअल सेल्फ डेवलपमेंट शुरू होगा। बट क्योंकि मैं एक बात क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर समय रहेगा पैसा, आपका फाइनेंस। कहां से आपको फंडिंग कहां से होने वाला है? यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने डिसाइड किया है कि हम फंड करेंगे। बट अगर हमारे पास ऑलरेडी फंड है या फंड जनरेट करने का हमारे पास कोई तरीका है, तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट इज नॉट टोटली ओनली बिकॉज ऑफ फंडिंग फ्रॉम दी कोऑपरेटिव बैंक्स, इट इज ऑल्सो बिकॉज इंटेंशन लोगों के पास होना चाहिए कि सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें। बैंक है तो ही हम कर पाएंगे, ऐसा माइंडसेट से रहोगे तो शायद टाइम लग सकता है। बट हम खुद कैसे कर पाएंगे, ये अगर आप सोचते हो तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं जिससे हो सकता है। जैसा अभी इन्होंने बताया कि सुनील जी ने बताया कि फैमिली के अंदर उन्होंने अंदर के अंदर ही लोन लिया लोगों से और बिल्डिंग बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके फैमिली के रिलेटिव्स वगैरह से लोन लो, फ्रेंड से लोन लो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका अगर बिल्डिंग आज 25 लोग या 30 लोग की सोसाइटी है और आपको लगता है कि और एक 25-30 फ्लैट्स बन सकता है आपके रिडेवलप्ड सोसाइटी में, तो आप खुद ही आपके ही बिल्डिंग के लोगों के अंदर 25-30 लोग में ही देखिए कि कितने लोग एडिशनल एरिया खरीदना चाहते हैं, कितने लोगों को एडिशनल फ्लैट चाहिए, कितने लोगों को रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को एडिशनल फ्लैट्स चाहिए। और उस वाला जो सीड फंडिंग है, जो इनिशियल आपको जो पैसा लगता है आईओडी या सीसी तक पहुंचने के लिए, अगर उस पैसा आप जनरेट कर पाते हो आपके आपसी में अंदर के अंदर, या आपके नेबरिंग सोसाइटीज होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल्स होंगे, इस वाले अगर आप इनिशियल पैसा अगर आप जनरेट कर पाते हो, तो फिर आपका सेल्फ रिडेवलपमेंट आसानी से खत्म हो सकता है। आप जैसे शुरू करते हो अच्छी तरीके से, जो 20% पैसा अगर आप टोटल प्रोजेक्ट का 15 to 20% अगर आप जनरेट कर पाते हो आप अंदर के अंदर, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे जैसा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसा आपको प्रोजेक्ट के अंदर पैसा आएगा। आप लोगों से पैसा मांग सकते हो, जो आप लोगों को बेचते हो घर, जो सेलेबल यूनिट्स है, क्योंकि उस रिडेवलपमेंट में कोई तीसरा आदमी नहीं बेचेगा, कोई डेवलपर नहीं है, सोसाइटी को ही बेचना है। जो पैसा आएगा वो सोसाइटी के पास ही आने वाला है। और एक बार कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद में अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो रजिस्ट्रेशन जब आपका होता है रेरा में, सीसी आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है रेरा में। जिस दिन आप रजिस्टर कर देते हो प्रोजेक्ट को, तो उस दिन से आप पैसा लेना शुरू कर सकते हो लोगों से, जो नए बायर्स है उनसे पैसा ले सकते हो। स्लैब वाइज पैसा जैसा बिल्डर डिमांड करता है वैसा सोसाइटी डिमांड कर सकता है। तो जैसा जैसा स्लैब हो आगे बढ़ता रहेगा वैसा वैसा पैसा इनफ्लो आता रहेगा। और उसमें से जैसा मैंने बताया 25-30% अगर आप सोसाइटी के अंदर के लोगों से आप सेल करते हो, सोसाइटी के अंदर के लोगों को बोलते हो कि आप एडिशनल एरिया खरीद ले, तो आपका तो 100% सक्सेस होना है। 30% हमने एक रिसर्च बोले, आप जैसे भी आप बात बोल सकते हो, 30% एरिया अगर शुरू में लोगों ने खरीद लिया या फिर उनके तरफ से
आपको पैसा आ जाता है 30% ऑफ द टोटल सेलेबल यूनिट्स, तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट 3 इयर्स में सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, 2.5 to 3 इयर्स में, इंक्लूडिंग ऑल परमिशंस। अगर उसके बावजूद आपको अगर बैंक से लोन लेना है कहीं, तो आप बैंक के पास जाइए, बाकी का जो गैप फिल करने के हिसाब से। अगर आप पूरा का पूरा पैसा बैंक से लेने की कोशिश करते हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 95% अभी इन्होंने किया है, पहले 85 था, अभी बैंक बोल रहे हैं 95% देंगे हम लोग आपको। बट फिर भी क्या है कि हम लोग जब खुद के पैसे डालते हैं तो उतना ही मेहनत हम भी करते हैं और उतना ही उसमें फोकस भी रहता है, उसमें उतना ही हमारा सिंसियरिटी काम करने का और काम खत्म करने सब चीज का रहता है। मोरेटोरियम ऑल सेड एंड डन 3 साल आपसे पैसा नहीं लेगा बैंक, 3 साल के बाद में ही आपका रिपेमेंट शुरू होगा। बहुत सारे अच्छे स्कीम्स हैं इनके पास, बट शुरू करने के लिए एक बार अगर आपके जैसे 500 सोसाइटी चली गई बैंक के पास, तो आपको भी पता है बैंक ड्यू डिलिजेंस करता है हर चीज में, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से ही उनको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैंकेट परमिशन किसी को दे जाए और 4 दिन में लोन सैंक्शन तो नहीं करेंगे, तो उनका भी स्टेप बाय स्टेप जाएगा, हर एक चीज में वेरिफिकेशन होगा। आप लोग बहुत सारे चीजों का वो लोग भी देखेंगे, उसके बाद में ही लोन सैंक्शन होगा। लोन जरूर सैंक्शन होगा, बट आपके टाइम कब आएगा, तब आएगा जब तक आप अगर सेल्फ फाइनेंसिंग के हिसाब से अगर आप शुरू करते हो रीडेवलपमेंट, तो आप सेल्फ रीडेवलपमेंट दैट इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, एंड यू शुड स्टार्ट एक्चुअली थिंकिंग ऑन दोस लाइन्स। उस हिसाब से आप सोचना शुरू करिए। ठीक है, फेल हो जाएगा तो बैंक तो है हमारे पास लोन देने के लिए, बट एटलीस्ट यू शुड वो इंटेंशन स्टार्ट करिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लोग इसमें, आपके सोसाइटी में लोग कितने इंटरेस्टेड है आगे आने के हिसाब से। तो एक मेन इश्यू है जो आप कंसिडर करिए। बाकी डेवलपर का रीडेवलपमेंट तो चलता रहेगा, वो तो बंद नहीं होने वाला है। हम कितने भी सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में बात करें, बिल्डर डेवलपमेंट तो रहेगा। आपको अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है आपसे करने के लिए, तो आप अच्छा बिल्डर जैसा गोपाल शेट्टी साहब भी बोल रहे थे, आपका 19-20, उसने 20 दिया, उसने 25 दिया, उसमें मत जाइए, क्योंकि बिल्डिंग स्टार्ट करके खत्म होना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई बिल्डर आके आपको 40% देने का बोलता है और बिल्डिंग आपकी गिर जाती है, बट बिल्डिंग बनती नहीं है, 10-10 साल तक बनती नहीं है, तो फिर वो 40% क्या, जीरो ही मिला ना आपको, आपका जो एग्जिस्टिंग है वो भी गिर गया। तो लालच एक अच्छी चीज नहीं है हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से, और स्पेसिफिकली रीडेवलपमेंट के हिसाब से। तो जितना आपको टेक्निकली आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताएगा, आपको एक एटलीस्ट आप पूरे आपके प्रोजेक्ट के लिए अगर पीएमसी अपॉइंट नहीं करना चाहते हो या सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो एटलीस्ट सीसी मिलने तक या फिर बिल्डर अपॉइंट करके बिल्डर का जो ऑफर है उसको कंपेयर करने तक एक आप एटलीस्ट एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करिए, पीएमसी नहीं अपॉइंट कर पा रहे तो, क्योंकि आपका जो फिजिबिलिटी, उसका फिजिबिलिटी और आपका फिजिबिलिटी एटलीस्ट कंपेयर करें। उसमें आपको पता पड़ेगा कि आपके प्लॉट में पोटेंशियल एक्चुअली कितना है और कितना बन सकता है। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं 25 दूंगा क्योंकि आपका इतना ही बनेगा, बट हम तो उसके बोलने पे जा रहे हैं, हमने कभी हमारी तरफ से तो कुछ कोशिश किया ही नहीं कि हमारे प्लॉट का पोटेंशियल कितना है। तो वो निकालिए, उसके रिपोर्ट के साथ में कंपेयर करिए, डिमांड करिए कि वो भी उसका फिजिबिलिटी हमसे शेयर करे, और आप भी आपकी तरफ से निकालिए, या उसका फिजिबिलिटी का आप सेकेंड ओपिनियन लीजिए आर्किटेक्ट से, एंड देन डिटरमाइन वेदर द फिजिबिलिटी व्हाट एवर इज प्रिपेयर्ड एंड जो ऑफर दे रहा है वो सही है क्या। क्योंकि ये रीडेवलपमेंट में हर समय रिवर्स एक्टिविटी चलती है, पूरा पहला प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाला जाता है और उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किया जाता है, फिर उसमें उसके बाद अराइव किया जाता है कि सरप्लस कितना है और सोसाइटी को कितना देना और मुझे कितना लेना है। बिल्डर एक फिजिबिलिटी तो उसके इंटरनल टीम से तो निकालेगा ही, शायद वो दे आपको नहीं दे, आप डिमांड करिए फिजिबिलिटी शेयर करने के लिए, क्यों नहीं देना चाहिए। और आप आपके इंडिविजुअली या सोसाइटी की तरफ से आर्किटेक्ट का फिजिबिलिटी बनाइए दूसरा, या फिर अगर वो शेयर करता है तो उसको आप सेकंड ओपिनियन लीजिए आपके आर्किटेक्ट से कि ये सही बना है ये। क्योंकि देखिए मुद्दा क्रक्स यही है, पूरा क्रक्स फिजिबिलिटी के ऊपर ही है। अगर उसने 2.97 की जगह पे 2.7 का ही अगर कैलकुलेशन किया है तो आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। वो 0.27 एफएसआई के ऊपर ही पूरा प्रोजेक्ट है एक्चुअली बहुत सारी जगह पे। देखिए क्लस्टर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में ज्यादा फर्क कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा बताया कि बहुत सारे अगर सोसाइटीज आसपास में है या फिर बहुत बड़ा लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स बहुत सारे हैं, एक ही सोसाइटी है बट बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, तो उस वाले को
एडिशनल बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट ने एफएसआई को लेकर के, जो डीसीपीआर हमारा 2034 में है, उसके हिसाब से मिनिमम 4 एफएसआई आपको मिल सकता है क्लस्टर रीडेवलपमेंट में। जो अगर आप नॉर्मल रीडेवलपमेंट में जाओगे तो 3.23 है आपका मैक्सिमम रोड विड्थ के हिसाब से, वो क्लस्टर में 4 तक आपको मिल सकता है। वो साउथ बॉम्बे मतलब माइम से लेके कोलाबा तक का जो है, उन लोगों को 4000 स्क्वायर मीटर का लैंड की जरूरत है क्लस्टर में अप्लाई करने के लिए, और सबअर्बन्स में 6000 स्क्वायर मीटर का लैंड की जरूरत है। हाँ, तो 6000 अगर आपका लैंड रहेगा, पार्सल लैंड जिसके ऊपर आप डेवलप कर रहे हो या 2-3 सोसाइटीज को मिला के आप कर रहे हो, अगर 6000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो आप क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए आप एलिजिबल हो, और उसके हिसाब से आपका फिजिबिलिटी बन सकती है। नहीं चांस है। देखिए, डीसीपीआर भी आप सही तरीके सही बराबर से आप पढ़ोगे ना, डीसीपीआर भी यही कहता है शुरू में, और गवर्नमेंट भी यही कहते हैं कि रीडेवलपमेंट भी अगर आपको करना है तो नेसेसरी है तो ही आप रीडेवलपमेंट करो। सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बोझ मत लाओ। आप डीसीपीआर पढ़िए और गवर्नमेंट्स के आप रिपोर्ट्स रिव्यूज भी पढ़ोगे तो उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि आप 15 साल या 20 साल पुराना बिल्डिंग को मत तोड़ो। अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छा है तो उसको मत तोड़िए, उसको रखिए, क्योंकि रीडेवलपमेंट सुनने में, और मैं बोलता हूँ या बैंक बोलता है लोन दूंगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, वो हो जाएगा 2 साल के अंदर हमारा नया बिल्डिंग बन जाएगा। बट ट्रस्ट मी, महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 8500 प्रोजेक्ट्स ठप है, और बॉम्बे और एमएमआर रीजन में, ये रेरा का रिपोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 4800 प्रोजेक्ट्स सिर्फ मुंबई, थाने और नवी मुंबई, इस रीजन में 4800 रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, जो रेरा में रजिस्टर किया है लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने रेरा में रजिस्टर भी नहीं किया, पुराने वालों ने। रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में 4800 बंद है, स्टॉल्ड है, नहीं हो रहा आगे काम। तो रीडेवलपमेंट करने से पहले फर्स्ट डिसीजन इज वेदर, इसके लिए वो फर्स्ट जो मीटिंग है आपका एसडीएम, जो रीडेवलपमेंट के आप लेते हो, उसमें एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा क्या दिया है, वेदर वी नीड रिपेयर्स और रीडेवलपमेंट। वो क्यों दिया है गवर्नमेंट ने, क्यों सबसे पहला उसको डाला है? क्योंकि अगर रिपेयर करके अगर और 10 साल चल सकता है तो 10 साल चलाइए। क्योंकि देखिए, लास्ट 15-20 साल या 25 साल में हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज नहीं हुआ। जो 60s या 70s के लाइफस्टाइल है उसमें और अभी में है काफी फर्क, बट 2000 का लाइफस्टाइल या 2005 का लाइफस्टाइल में और 2025 का लाइफस्टाइल में उतना चेंज नहीं हुआ कि हम लोग को लगे कि तभी का स्ट्रक्चर जो बना था अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो आप सोच के, अगर स्ट्रक्चर सही में खराब है, अगर इसको डिमोलिश करना ही है, अगर नहीं टिकेगा या मेजर रिपेयर्स पॉसिबल नहीं है, तो आप इमीडिएटली जाइए। अदरवाइज फर्स्ट जो डिसीजन है, if it is repairable, please repair and then proceed for at least next 5 to 10 years. Then you can, नया आएगा, फिर शायद आपका सबर्ब में 4000 आ जाएगा, फिर आप क्लस्टर करिए। We don't know, ये सब 20 साल का डीसीपीआर है, 2034 तक है ये, वो 2 साल नॉर्मली 2-3 साल एक्सटेंड होता ही है, 2037, 38 तक चलेगा ये, तो काफी दूर है अभी। क्लस्टर डेवलपमेंट इज पॉसिबल इन एनी काइंड ऑफ लैंड। The only thing is that उसको कैसा आप लोग अमालगमेट करते हो, और अमालगमेशन के टाइम में आपको, जैसा अभी गोपाल शेट्टी साहब ने भी उनका कुछ रीजन, कुछ आंसर दिया था कि बड़ा प्लॉट को हम अलग अलग कन्वेंस लेना चाहते हैं तो कौन सा अच्छा है, तो उन्होंने बोला नहीं, आप फेडरेशन बना के फेडरेशन के नाम से आप कन्वेंस ले लो। तो जैसा कन्वेंस में अमालगमेशन होता है एक साथ, इसमें सॉरी रीडेवलपमेंट में जैसा अमालगमेशन होता है, वैसा कन्वेंस में हम लोग बाइफरकेशन करते हैं अलग अलग प्लॉट को कन्वेंस लेने के हिसाब से। बट अमालगमेशन कोई भी तरीके का प्लॉट हो सकता है, कैसे उसको अमालगमेट करना है वो डीसीपीआर में कोई ना कोई रूल होगा इसके अंदर। तो वी हैव टू गो, आर्किटेक्ट विल बी द राइट पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन, बट इट इज पॉसिबल। एक्चुअली सर, व्हाट इज ट्राइंग टू से, दो डिफरेंट प्लॉट्स हैं, दो अलग प्लॉट्स हैं, बीच में एक अलग लैंड है, कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रोड है नहीं, फिर भी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, परमिशन की बात है। दिस में प्रोबेबली गो टिल द म्युनिसिपल कमिश्नर फॉर अप्रूवल। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब ही वही है ना कि प्लॉट्स को अमालगमेट करके कितने नेबरिंग प्लॉट्स को कैसे आप एकजुट होकर कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए, माडा का क्लस्टर रीडेवलपमेंट होता है, माडा का क्लस्टर रीडेवलपमेंट में लेआउट, माडा का लेआउट होता है, बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे सोसाइटीज होती है, बीच में रोड्स रहते हैं इंटरनल, जो डीपी रोड्स है, बट उसके बावजूद भी कैसे उसको रीअलाइन करके क्या आपको परमिशन देना वो हो सकता है, विदाउट डिस्टर्बिंग द डीपी रोड आल्सो इट इज पॉसिबल।